Jai Hind everyone. I welcome you all to my YouTube channel English from Basic by नागेंद्र सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज की क्लास बहुत ही अच्छी क्लास फिर से होने जा रही है। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आया हूं। आज जो टॉपिक लेने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादातर इस टॉपिक के बारे में लोगों में चर्चाएँ होती रहती हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जानिएगा आप, आज मैं जो टॉपिक बताने जा रहा हूं वो आपको मैं कई तरीके से बताऊंगा। यानी कई तरीके का मतलब क्या है, ज़्यादातर टेंस को लोग जो पढ़ते हैं वो केवल और केवल ट्रांसलेशन के बेस पर पढ़ते हैं। यानी टेंस को जो पढ़ते हैं लोग ट्रांसलेशन समझकर पढ़ लेते हैं, ट्रांसलेशन बेस बनाकर पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन मेथड पढ़ते हैं। लेकिन आज मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा। टुडे आई विल टेल यू बोथ द मेथड्स, ट्रांसलेशन मेथड एज वेल एज आई विल टेल यू द यूजेस ऑफ टेंसेस। तो दोनों आप समझेंगे, दोनों आपको जानना बहुत ही आवश्यक है, जिससे दोनों में डिफरेंसेस समझेंगे। नहीं तो ज़्यादातर लोग केवल इसका ट्रांसलेशन मेथड समझ लेते हैं, बस उसी से खत्म हो जाता है काम। लेकिन दिक्कत कहाँ जाती है, जब कभी कोई कंपटीशन होता है, कोई एग्जाम्स होता है, तो उसमें ट्रांसलेशन मेथड नहीं पूछा जाता, बल्कि इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, कहाँ कहाँ यूजेज इसके हैं, इसको पूछा जाता है। इसलिए मैं आज आपको दोनों प्रकार का जो कंसेप्ट है, ये दोनों कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करूंगा। आइए ज़्यादा देर नहीं करेंगे, सीधा आ जाते हैं टॉपिक पर। तो बात करें टेंस की। टेंस होता क्या है पहले इसको समझेंगे। टेंस क्या होता है? टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब, ये समझेंगे आप। टेंस क्या है? टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोज नॉट ओनली द टाइम ऑफ एन एक्शन बट आल्सो द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। इसको आप समझिए, क्या होता है? टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोज नॉट ओनली द टाइम ऑफ एन एक्शन। यानी टेंस न केवल कोई वर्क हो रहा है, कोई कार्य होता है, उसके समय को केवल नहीं बताता, बल्कि किसी भी क्रिया, किसी भी काम के स्थिति को भी दर्शाता है। मैंने हिंदी में भी लिख दिया है ज़्यादा जानकारी के लिए। काल क्रिया का वह रूप है जो न केवल एक क्रिया का समय दिखाता है, बल्कि एक क्रिया या घटना की स्थिति भी दर्शाता है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यानी काल क्रिया का वह रूप है जो न केवल एक क्रिया का समय दिखाता है। यानी टेंस का यूज केवल टाइम को शो करने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि क्रिया यानी वर्क जो है, जो एक्शन है, उसका स्टेट, उसका कोई इवेंट है, उसके स्टेट को भी ये बताता है। चलिए अब आगे देखते हैं इसके टाइप्स को। तो जैसा कि आप लोग सब पढ़े होंगे, सब जानते होंगे, मैं कुछ नया नहीं बता दूंगा कि नया कितने टाइप्स हैं। टाइप्स वही हैं, लेकिन हाँ, आप तरीका जरूर समझेंगे, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ एक्स्ट्रा सीखा हूँ टेंस में आज। अच्छा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस, हाउ मेनी टाइप्स आर ऑफ टेंसेस देयर? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। कुल मिला के टेंस के 3 प्रकार हैं। कौन कौन है? ऑन द बेसिस ऑफ, अच्छा पहले समझ लेते हैं टेंस क्या क्या है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। टेंस हैज 3 पार्ट्स, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अच्छा, लेकिन अब यहाँ ये भी पढ़ लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट ऑफ एन एक्शन टेंस हैव 4 पार्ट्स। ये थोड़ा आप जानिए, इसको थोड़ा बारीकी समझिए। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट ऑफ एन एक्शन टेंसेज हैव 4 पार्ट्स। यानी अगर हम देखें जो टेंस है उसके स्टेट ऑफ एन एक्शन की बात करें, यानी कार्य की बात करें, एक्शन की बात करें, अगर एक्शन की बात करें तो टेंस के, हर टेंस के 4 पार्ट हैं। अगर एक्शन की बात करें तो हर टेंस के कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। एवरी टेंस हैज 4 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ एन एक्शन। ठीक, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब देखा जाए क्या क्या पार्ट हैं। तो अगर देखें तो बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। यस, प्रेजेंट टेंस। बात करें अगर प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस में भी 4 पार्ट है, पास्ट में भी, और पास्ट और फ्यूचर यानी तीनों में है। वही क्या क्या होता है एक एक करके देखेंगे, समझेंगे। पहला होता है इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो या सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो, देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत बच्चे सोचते हैं सिंपल प्रेजेंट कोई दूसरा टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट कोई दूसरा टेंस है। तो कोई दूसरा टेंस नहीं है। सिंपल प्रेजेंट या कहो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, दोनों का मतलब सेम हुआ। उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट का हो या सिंपल पास्ट का हो, सेम हुआ। उसी तरह सिंपल फ्यूचर टेंस का हो या फ्यूचर इंडेफिनिट का हो, सबका मतलब एक ही है। तो चलिए बात करेंगे सबसे पहले क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहला हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट,
देखिए उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट, उसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर देखिए होता क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक, इसके बाद देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। इसी तरह देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, यानी हर टेंस के कितने पार्ट हैं? 4। ईच टेंस हैज 4 पार्ट्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट टेल यू, for present tense, present indefinite tense, present continuous, present perfect tense, and present perfect continuous tense. So in this way you will learn this, that all the tenses have 4 parts: present indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. Yes. चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि हर टेंस के कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अब बात करें ट्रांसलेशन एंड यूजेस, अब थोड़ा हम आपको दोनों बताएंगे। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है, आपको केवल एक तरीका नहीं बताऊंगा, आपको मैं इसका मास्टर बना दूंगा, इसमें एक्सपर्ट बना दूंगा। जान लीजिए आप पूरी तरह से एक्सपर्ट हो जाएंगे, ट्रांसलेशन हो चाहे वो यूजेस ऑफ टेंस हो, दोनों तरीका आप समझेंगे। चलिए पहले आपको बताते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो जैसा देखिए बहुत सारे बच्चे जैसे जो ट्रांसलेशन समझते हैं, जो ट्रांसलेशन मेथड समझते हैं, वो जैसे सिंपल प्रेजेंट की बात हो, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले आपको शुरू कर रहा हूं मैं, पहले शुरू कर रहा हूं क्या मैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, चाहे सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो चाहे कह लो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो दोनों का मतलब सेम है। तो जब बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो जैसा कि जो जनरली बच्चे पढ़ते हैं, जो सामान्यतः बच्चे टेंस को पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब जिस वाक्य के अंतर में ता है, ती है, ते है, तो है आता है, इसका मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। बस इसी के आधार पर वो ट्रांसलेशन कर देते हैं। मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली मोस्टली द स्टूडेंट्स स्टडी द टेंस, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। बट आपको इसी से काम नहीं चलेगा, आपको जानना पड़ेगा। आपको जानना है क्या? इसका यूज कहाँ होता है यार, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ पर करते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है। अन्यथा आप ट्रांसलेशन में ही परेशान हो जाएंगे। ट्रांसलेशन तो सीख ही लीजिए, उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, इसका यूज कहाँ होता है, इसको आपको जानना है। तो आपको परेशान नहीं होना है, मैं दोनों तरीका बताऊंगा। तो आप ये तो जानते ही हैं, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है आता है, वो हो जाता है क्या? वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाता है। अच्छा, अब ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कैसे पढ़ते हैं? हाउ डज द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम स्टडी द टेंस? एक्चुअली दे स्टडी द टेंस बाय देयर यूजेस, वेयर द टेंस इज यूज्ड, वेयर द टेंस इज यूज्ड। तो टेंस को यूज कहाँ किया जाता है, ये वो समझते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप ट्रांसलेशन तो समझिए, उसके साथ साथ आपको जानना है इसका यूज कहाँ पर करते हैं। चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ क्या, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू रूल्स। सेंटेंस को कैसे फॉर्म करते हैं, उसका रूल क्या होता है। तो सिंपल प्रेजेंट को कैसे बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट का रूल क्या है उसको समझते हैं। सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है सबसे पहले क्या, सेंटेंस को कैसे बनाओगे आप? सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करोगे। अगर बात हो किसकी, अफर्मेटिव सेंटेंस की, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो ठीक। अच्छा, अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है? असर्टिव सेंटेंस का पार्ट है। असर्टिव सेंटेंस में कुल कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। असर्टिव सेंटेंस में कितने पार्ट हैं? 2, अफर्मेटिव और निगेटिव। असर्टिव की 2 पार्ट, अफर्मेटिव और निगेटिव। ठीक है, तो मैं आपको हला वो सेंटेंस के पार्ट है, लेकिन ये आपको जानकारी के लिए मैंने बताया। तो पहले मैं बात करूंगा सिंपल प्रेजेंट के रूल की। किसके रूल की? सब्जेक्ट मतलब आपका सेंटेंस कैसे तैयार होता है, कैसे सेंटेंस बनाते हैं, ठीक, और किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा रूल अप्लाई होगा। ठीक, चलिए एक एक करके समझते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अगर बात करें हम अफर्मेटिव सेंटेंस की, अफर्मेटिव मतलब सब्जेक्ट होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, इसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अच्छा, ये किसके लिए बता रहे हैं, ये भी आप जानिए। ये बता रहे हैं किसके लिए, आप मैंने यहाँ लिखा है रूल नंबर 1 सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ थर्ड पर्सन सब्जेक्ट का मतलब है दे नहीं, दे को छोड़कर जितने थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट हैं सबके साथ यूज होगा। ठीक है, यानी सिंगुलर नंबर। एक बात में ये समझ लीजिए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, कर्ता आपका एक वचन है, उसके लिए आप ये रूल अप्लाई करेंगे। कौन सा? ये रूल। आप ये रूल केवल उसी के साथ यूज करेंगे कब?
जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो। व्हेन द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज सिंगुलर देन यू विल अप्लाई दिस रूल। दिस रूल इज ओनली फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक, यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, वो सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो आप ये रूल अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब का जो बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, उसको यूज करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, फिर यस या ईएस लगाएंगे, किसमें, वर्ब में। वर्ब में आप यस या ईएस का यूज करेंगे। अच्छा, सब में यस या यस कहाँ लगेगा, ईएस कहाँ लगेगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, परेशान नहीं होना है। इसके बाद वर्ब के तुरंत बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक, ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, जो बचा हुआ है उसको लिखेंगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब में ही लगेगा, यानी वर्ब में ही आप लगा देंगे क्या, यस या ईएस, जैसा होगा वर्ड उसके आधार पर। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद जो बचा हुआ है आपका पार्ट उसको लिखेंगे सीक्वेंस में। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं, कहाँ यस लगेगा कहाँ ईएस लगेगा। चलिए अगर बात करें हम यूज ऑफ ईएस, ईएस किस किस वर्ब में लगेगा। ठीक है, किस वर्ब के साथ ईएस का यूज करोगे, यूज ईएस इफ द वर्ब एंड्स विथ एस एस ओ जेड एक्स सी एच एस एच। means my dear students you have to keep in your minds this rule. What? First of all subject, then base form of the verb, then first form of the base, that is base form of the verb plus yes or es, object, other words, and with which verb you have to apply yes and with which verb you have to apply es. I have written here the words, so remember, keep in your minds all these rules dear students, don't worry. Let us see. चलिए पहले देखते हैं ईएस किसके साथ, इफ द वर्ब एंड्स विथ यस यस। अगर कोई भी वर्ब है, कोई भी क्रिया है जिसका जो एंड होता है, जो खत्म होता है किससे, यस यस से, तो उसमें आप यूज करेंगे किसका, ईएस का। मैंने लिखा है ना, ईएस आप तब यूज करेंगे वर्ब में जब कोई वर्ब खत्म हो किससे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब खत्म हो किससे, यस यस से। डबल एस नहीं बोलेंगे, मैंने आपको कई वीडियो में बताया है, जब एक ही लेटर बार बार आए तो उसको डबल नहीं पढ़ते, यस यस पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसे यस यस कहेंगे ना कि डबल एस। तो किसी वर्ड में यस यस आए तो वहां पर ईएस लगाओगे, किसी वर्ड के अंदर लास्ट में ओ आ जाए तब भी वहां ईएस लगाओगे, जेड आ जाए तब भी ईएस लगाओगे, एक्स आ जाए तब भी ईएस लगाओगे, सी एच आए तब भी उसके लास्ट में ईएस जोड़ोगे, और एस एच आ जाए तब भी उसके लास्ट में ईएस जोड़ोगे। ठीक, तो इनको आप याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, इनको याद कर लीजिए। इतने वर्ड हैं, अगर ये लास्ट में आते हैं तो इनके तुरंत बाद ईएस जोड़ा जाता है, लेकिन किसके साथ आते हैं, ये वर्ब में आएंगे, ध्यान दीजिए। अगर वर्ब में ये लास्ट में आते हैं तो इनके साथ आप तुरंत ईएस जोड़ देंगे। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे तो और भी क्लियर होगा। चलिए अगर बात करें अगर हम थोड़ा एग्जाम्पल के साथ, तो ही सिंग्स अ सॉन्ग, ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पर जी आया है ना, इसलिए यस जुड़ गया, लेकिन मैंने आपको ये बताया है अगर लास्ट में यस यस आए, ओ आए, जेड आए, एक्स आए, सी एच आए या एस एच आए, ये सब आएंगे तब आप जोड़ेंगे क्या, ई एस। ध्यान दीजिए, तब आप जोड़ेंगे ई एस। लेकिन अगर ये लास्ट में नहीं आता है तो आप एकदम स्वतंत्र हैं, तब तो आपको यस ही केवल जोड़ना है। तो यहाँ पर चूंकि जी आया है लास्ट में इसलिए यस हो गया। और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट मैंने आपको बताया किसके साथ लगाओगे, यस या यस। ध्यान दो, सब्जेक्ट जब हो सिंगुलर, जब आपका सब्जेक्ट, एक बार हम आपको फिर से बताते हैं रूल, मैंने आपको बताया, ध्यान दीजिए। रूल नंबर 1 में जब सिंगुलर नंबर का हो सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर हो या थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर नंबर का, यानी एक वचन की अगर जो कर्ता है, कर्ता एक वचन का हो, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो, तब आप ये रूल अप्लाई करेंगे, वर्ब में यस या यस यूज करेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से और भी क्लियर होगा। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया, ही सिंग्स अ सॉन्ग, ही सिंग्स अ सॉन्ग। अब देखिए बहुत आसानी से आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ चूंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, इसलिए इस वर्ब में जुड़ गया क्या, वर्ब में जुड़ गया यस। और ईएस क्यों नहीं जुड़ गया,
ये भी तो बात होती है। वो इसलिए नहीं जुड़ गया क्योंकि हमारा जो ये वर्ड है ये ना तो यस यस से खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है, ना तो ओ से एंड हो रहा है, ना तो जेड से एंड हो रहा है, ना तो एक्स से एंड हो रहा है, ना तो सी एच, ना तो यस एच से एंड हो रहा है। अगर लास्ट में ये सब वर्ड ये सब लेटर्स आए, सॉरी ये सब लेटर्स लास्ट में आए, तब आपको यूज करना है यस। लेकिन ये सब लेटर आए नहीं, तो इसके लिए हमको केवल यस यूज करना है। इसीलिए यहां पर यूज हो गया क्या, केवल और केवल यस। ही सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक, अब इसको ज्यादातर बच्चे कैसे पढ़ लेते हैं कि इसको ट्रांसलेशन मेथड, वह गाना गाता है, वह गाना गाता है यानी ही सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, चलिए तो आप ये तो अभी आपको मैं इसका रूल बताऊंगा, ये तो आप जान ही जाइए कि ये तो ट्रांसलेशन मेथड हो गया। इट इज ट्रांसलेशन मेथड। वह गाना गाता है, ही सिंग्स अ सॉन्ग, दिस इज ट्रांसलेशन मेथड। लेकिन इसका यूज कहाँ पर होगा वो आपको मैं बताऊंगा एक एक करके। ठीक है, पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए, पहले आप जानिए टेंस होता क्या है और रियल में टेंस का यूज क्या होता है, केवल ट्रांसलेशन मेथड मत जानिए। चलिए आगे देखते हैं दूसरा सेंटेंस। दूसरा क्या है, रोहित गोज टू स्कूल। रोहित गोज टू स्कूल, रोहित चूंकि सिंगुलर नंबर है, एक वचन का सब्जेक्ट है, ठीक है, इसलिए इसके साथ ईएस लग गया। और यहाँ ईएस क्यों लग गया, क्योंकि मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, लास्ट में अगर ओ आए तो उसके साथ ई लगता है, तो गो होता है ना यार, गो होता है। लास्ट में ओ आया है ना गो में, और जब लास्ट में ओ आया है तो इसी में ओ, यहाँ लिखा है मैंने ओ आए लास्ट में, तो उसमें जोड़ दीजिए क्या, ईएस। इसीलिए यहाँ पर जुड़ गया क्या, ईएस लग गया है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इसको याद कर लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, इनको आप याद कर लीजिए, बस इतना, इनको याद कर लीजिए। अगर इसके ये लास्ट में किसी भी वर्ब के आए, वर्ब के लास्ट में यस यस, ओ या जेड, यक्स, सी एच, यस 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 एच आए, तो उसके साथ आप ईएस जोड़ देंगे, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में बताया। चलिए अगला देखते हैं। हाँ, अगला क्या है, मनोज सर्चेज अ जॉब। अब देखिए मनोज सर्चेज, सर्च की स्पेलिंग क्या होती है, यस ई ए आर सी एच, यस ई ए आर सी एच, यही होता है ना। इसमें ई एस जोड़ा गया है, तो ई एस किसके साथ जोड़ते हैं, मैंने आपको बताया लास्ट में क्या आए, लास्ट में सी एच आए, सी एच आया है ना यार, देखो सी एच आया है कहाँ, सी एच में ही तो ई एस जोड़ा है, सी एच में ही तो ई एस जुड़ा है, तो इसलिए लास्ट में जब आए सी एच तो जोड़ दीजिए उसमें ई एस। ठीक है, तो इसलिए जुड़ गया यहाँ पर। और चूंकि इसलिए भी जुड़ गया, ये सब्जेक्ट आपका, और भाई इसलिए यस या यस जुड़ रहा है क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है। जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर हो, जो करता है एक वचन का हो, तो उस वर्ब में यस या यस लगेगा रूल के अकॉर्डिंग। तो चूंकि यहाँ ये एंड जो हो रहा है सी एच से खत्म हो रहा है ये वर्ब, तो इसलिए इसके साथ यूज हो गया ई एस। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, शी टॉक्स इन इंग्लिश। अब देखो यहाँ पर के से एंड हो रहा है, ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड है किससे एंड हो रहा है, ये वर्ड एंड हो रहा है के से। टाक होता है ना भाई, क्या स्पेलिंग होती है, स्पेलिंग तो यही होती है ना, TAL के, यही होता है ना। इसमें यस जोड़ा गया है, ठीक है, इसमें यस जोड़ा गया है। क्यों यस जोड़ा गया है, ईएस नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि ये जो एंड हो रहा है, जो ये वर्ड एंड हो रहा है के से हो रहा है, न कि इन सब से एंड हो रहा है। अगर इनसे एंड होगा, इनका ये खत्म होगा इन लेटर से, ये लेटर से अगर ये खत्म होता है वर्ड, तब इसमें ईएस जुड़ जाता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए इसमें जुड़ा है क्या, यस जुड़ा है। ठीक है, तो और यस जुड़ा है इसलिए क्योंकि ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो शी टॉक्स इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में बात करती है। हर सेंटेंस में देखिए ताहे तीहे ते हैं आ रहा है। अभी मैं आपको ट्रांसलेशन मेथड समझा रहा हूँ, अभी आप इसका यूज क्या है वो आप समझेंगे। ठीक है, अभी आपको मैं बता रहा हूँ ट्रांसलेशन मेथड, अभी आप इसका यूज भी समझेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा रूल देखते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट अगर हो तब क्या करेंगे आप, तो अगर सेकेंड रूल की बात करें, दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए है। ध्यान दीजिए किसके लिए है, दूसरा जो रूल है वो किसके लिए है, दूसरा रूल आपका प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। यानी सब्जेक्ट आपका अगर प्लूरल हो, यानी प्लूरल में आते कौन कौन है, प्लूरल में आपका आता है एक से अधिक नाम आ जाएं, एक से अधिक प्रोनाउन आ जाएं, या फिर सेकेंड पर्सन हो, सेकेंड पर्सन में केवल और केवल एक होता है यू सेकंड पर्सन का होता है, यू आ जाए तब भी आप यही रूल अप्लाई करेंगे। या प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो, यानी एक से अधिक लोग अगर सब्जेक्ट बन के रूप में यूज हो, या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो, थर्ड पर्सन में केवल एक प्रोनाउन, सब नहीं, थर्ड पर्सन का केवल दे, ध्यान दीजिएगा, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन मतलब क्या, यहाँ थर्ड पर्सन में दे केवल आता है। ठीक है, या फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो, फर्स्ट पर्सन मैंने आपको बताया फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, यानी आई हो सब्जेक्ट, या वी हो सब्जेक्ट, या दे हो सब्जेक्ट,
या इसके बाद अगर कभी क्या होता है, एक से अधिक नाम आ जाते हैं और वो सब्जेक्ट का काम करते हैं, तो उस स्थिति में हम यूज करते हैं ये रूल का। क्या है रूल, चलिए रूल को समझते हैं। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, सब्जेक्ट बहुवचन हो, सब्जेक्ट आई हो, सब्जेक्ट वी हो, सब्जेक्ट यू हो, सब्जेक्ट या दे हो, तब हम यूज करेंगे ये वाला रूल। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का मतलब क्या, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके बाद हम वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बचा हुआ जो पार्ट है यानी अदर वर्ड्स, बचा हुआ जो वर्ड्स है उसको लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से हम सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। ये क्या बता रहे हैं आपको, हम आपको बता रहे हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, और ट्रांसलेशन मेथड समझ रहे हैं अभी आप। अब इसके तुरंत बाद इसके आप यूज मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको अब यूज बताऊंगा कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, चलिए तो आप दोनों जानिए, दोनों में आप कहीं कोई कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट हो तो कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, अगर अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं, चूंकि हम बता रहे हैं आपको अफर्मेटिव, इसके बाद निगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात बताएंगे हम आपको, यानी निगेटिव और इंट्रोगेटिव बताएंगे। तो चूंकि वो अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, इसलिए सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ यस या ईएस नहीं लगेगा, ध्यान दीजिए। जब सब्जेक्ट हो प्लूरल तो मैंने आपको बताया सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ कोई यस या ईएस नहीं लगेगा, तुरंत वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड्स लिख देंगे। इसलिए यहाँ हो गया सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हो गया वर्ब, फिर बचा हुआ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट जो भी हो। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट होगा। यू गो टू मार्केट, आप कहाँ जाते हो, मार्केट जाते हो। ता है ती है वाला चल रहा है यहाँ, तो ये ट्रांसलेशन मेथड आप समझते रहेंगे। दे प्ले इन द फील्ड, वो कहाँ खेलते हैं, मैदान में। वो लोग कहाँ खेलते हैं, मैदान में खेलते हैं, वो सब मैदान में खेलते हैं। लास्ट में ता है ती है आ रहा है, ये ट्रांसलेशन मेथड समझ रहे हैं आप। आफ्टर दैट आई विल टेल यू व्हाट आर द यूजेज ऑफ प्रेजेंट टेंस, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई विल टेल यू। सो कहीं परेशान नहीं होना है। तो दूसरा सेंटेंस मैंने आपको बताया, दे अगर सब्जेक्ट हो तब भी वही स्थिति होगी, वर्ब में हम यस या ईएस नहीं लगाएंगे, यहाँ यस या ईएस नहीं लगा है, इसलिए ये भी सेंटेंस हो गया। अगला एग्जाम्पल देखें, आई वॉन्ट टू राइट नाउ, आई वॉन्ट टू राइट नाउ। ठीक, अभी मैं लिखना चाहता हूँ, अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ, यानी ताहती है यहाँ भी आ गया। ठीक है, यानी सिंपल प्रेजेंट में इसका यूज हो गया। और यहाँ पर यस या यस क्यों नहीं लगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्या, रूल में बताया था क्या, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अगर होगा, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा तब वर्ब के साथ यस या यस नहीं लगेगा। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं, केवल दो ही आता है, आई और वी। आई और वी दो आते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। तो इसलिए यहाँ पर आई है, इसलिए इसके साथ वर्ब में यस या यस नहीं लगा है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, राम मोहन एंड हरी प्ले। अब देखिए मैंने आपको बताया था ना, सब्जेक्ट जब प्लूरल हो यानी एक से अधिक नाम आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ राम एक नाम हो गया, एक हो गया मोहन, एक हो गया हरी, यानी तीन लोग साथ में आ गए। यानी वर्ब जो बन गया वो क्या बन गया, वर्ब आपका प्लूरल, सॉरी वर्ब नहीं, सॉरी सब्जेक्ट जो है आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया। और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तब उसके साथ यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट में केवल बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, केवल और केवल बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया की पहली अवस्था। यानी वर्ब में आई यस या यस नहीं लगेगा। यू विल नॉट यूज यस और यस इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हेन सब्जेक्ट इज प्लूरल। मीन्स if the subject is plural, in that case you will never use yes or es with the verb। इसलिए यहाँ पर वर्ब के साथ यूज नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट राम मोहन और हरी तीन लोग हो गए ना, यानी एक से अधिक हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ नहीं यूज होगा। तो मेरे बच्चों आज तक के लिए इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, बच्चे बताए कि वीडियो सर लंबा हो जाता है, छोटा वीडियो बनाइए, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ छोटा बनाने की। तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में मैं अब रूल के साथ आऊँगा, इसका यूज़ क्या है और कंप्लीट करूँगा इस पार्ट को। तो चलिए चलते हैं। चलने से पहले एक बार फिर से वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।